the future purposes also. Sure, sir. Sure. Thank you. Thank you, sir. Dr. Jamshid from Zybest. I'm Sir Bisharat colleague. Sir, welcome. Thank you. Thank you, sir. I think we should switch over to make the communication very much clear. मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा तो टीचर जो भी होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद स्टूडेंट्स को आता है, तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ क्लियरली उसके बारे में पूछ लिया करें, ताकि जो लर्निंग हो वो हमारे लिए इजी हो और सिस्टमेटिक हो। अदरवाइज अगर हम ये सोचेंगे कि शायद बाकी लोगों को आता होगा और मुझे नहीं आ रहा, इस तरह कोई शाइनेस कोई फील नहीं करनी। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, जिस चीज़ की समझ ना आए, जो चीज़ आपको क्लियर ना हो, कुछ टर्म्स होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको क्लियर ना हो, तो काइंडली वो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। Dr. Basharat, should we start? Okay, I hope all of you have installed SPSS 20 or any version of the SPSS on your laptops and computers. सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर। सर मैंने कुछ देर पहले कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को फाइल्स डाउनलोड करने में और इसमें इशू आ रहा है, और पता नहीं आपने सुना क्योंकि म्यूट था शायद मेरा आवाज, तो वो फाइल्स डाउनलोड करने में आपके जो फाइल्स थे ना ड्राइव से वो डाउनलोड नहीं हो रहे थे, और SPSS इंस्टॉल करने में भी उनको इशू हो रहा था। तो काइंडली अगर वहीं से स्टार्ट करें सर। इंस्टॉलेशन से हम स्टार्ट कर लें। तो अगर किसी ने जिसने डाउनलोड किए हैं वो USB में अपने कोलीग्स को दे दे तो इंस्टॉलेशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं। डॉक्टर बशारत। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर फाइल्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे थ्रू USB तो हम इंस्टॉलेशन से फिर स्टार्ट कर लेंगे कि किस तरह इंस्टॉल करेंगे। सर स्टूडेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है सर। अच्छा, मतलब ये इसमें यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। ठीक, सॉरी। जी सर, वो देखें सर, आप आस्ता आस्ता करते जाए, फिर कुछ स्टूडेंट्स अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं भी कर लेते तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है आपका, फिर वो बाद में एक दूसरे से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है सर। फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता आप वो सिखाते जाएं, बाकी कुछ स्टूडेंट्स को अगर इश्यू भी होगा तो वो बाद में एक दूसरे से भी हेल्प लेंगे। जी सारे अवेलेबल है। काइंडली मेन स्क्रीन पे आ जाए, मैं इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करूंगा। जिसके पास अवेलेबल है वो काइंडली इंस्टॉल कर लें। रिकॉर्डिंग लगाइए। मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, अनम्यूट के ऑफर दिए हुए कि अगर जिसने बोलना है तो वो दरम्यान में बोल सकता है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे सर एक चीज मैं क्लियर करता जाऊँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि उनके फाइल्स वगैरह ओपन नहीं हो रहे, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि SPSS आपके पास इंस्टॉल नहीं था, इसलिए वो फाइल्स आपके ओपन नहीं हो रहे थे। तो सबसे पहले SPSS इंस्टॉल करना होगा।
SPSS इंस्टॉल करके ओपन किए बगैर उसकी क्रैक्स को कॉपी करके डायरेक्टरी में जाए। फॉर एग्जांपल सी में आप जाते हैं और अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो प्रोग्राम फाइल्स में जाए, अदरवाइज प्रोग्राम क्रॉस 86 फाइल्स में जाएं, IBM में जाएं, SPSS स्टैटिस्टिक्स 25। जब ये बहुत सारे ये फोल्डर्स खुलेंगे तो यहाँ पे आप अपना क्रैक फाइल जो है वो पेस्ट कर दें। एक मैसेज आएगा, उसको इग्नोर करके ओके कर दे और कंटिन्यू कर लें। सर वो क्रैक फाइल कहाँ से कॉपी किया है, ये थोड़ा सा काइंडली अगर बता दें तो। क्रैक फाइल जिस तरह आपको मैंने बताया, माई कंप्यूटर में जाएं, सी में, यहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल है, उसमें प्रोग्राम्स में जाएं, प्रोग्राम्स को क्लिक करें, IBM के नाम से एक फोल्डर होगा, उसको ओपन करें। आई थिंक सारे माइक ओपन कर लें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इंश्योर भी करते जाएं ताकि हो रहे हैं, जिसके नहीं हो रहे वो काइंडली बता दें, या जिनका नहीं हो रहा काइंडली वो अनम्यूट करके बता दे कि जिनका नहीं हो रहा। ठीक है, माई कंप्यूटर, सी डायरेक्टरी, प्रोग्राम फाइल्स जिसका 32 बिट है तो वो प्रोग्राम 86, उसमें आगे जाएंगे तो आपके पास आएगा IBM में SPSS का फोल्डर, SPSS में स्टैटिस्टिक्स, देन 25 वर्जन है तो 25, किसी का 23 होगा, जिसके पास जो वर्जन होगा वही नंबर इधर आएगा। ट्वेंटी फाइव पे आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स आपको नजर आएंगी। यहाँ पे आपने अपनी जो क्रैक फाइल है, क्रैक को खोल के क्रैक के अंदर एक फाइल होगी, वो आपने यहाँ पे वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। प्लीज मेक श्योर कि सबने कर लिए। ओके गाइस, मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि इस नॉलेज के लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने मेंटोर प्रोफेसर डॉक्टर वहीद अली उमरानी, सक्कर IVA यूनिवर्सिटी में मेरे सुपरवाइज़र हैं। तो ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं ये भी उन्हीं की बनाई हुई है, मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसको बेसिक बनाने की कोशिश की, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें वही है। ऑल ऑडियंस प्लीज जिन्होंने कुछ कहना है वो अनम्यूट करें, अदरवाइज अपने माइक्स को म्यूट पे रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्रैक फाइल कहाँ से मिलेगी? जो मैंने आपको फाइल शेयर की है, फोल्डर शेयर किया है, उसी के अंदर क्रैक के नाम से एक फोल्डर है, उसी में क्रैक फाइल है।
वो ड्राइव वाली लिंक जो मैंने आपको शेयर की थी उसमें ये सारे फाइल पड़े थे, तो मैंने आपको कहा था कि वो आप डाउनलोड कर लेंगे। जी बशारत साहब, शुड वी प्रोसीड? यस सर। ओके गाइस, SPSS जब इंस्टॉल हो गया और उसको हम ओपन करते हैं, व्हेन वी ओपन इट वी हैव टू व्यूज. द फर्स्ट वन इज डाटा व्यू एंड द अदर इज वेरिएबल व्यू. सर मुझे जो फील होता है कि काफी स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल में भी नहीं किया हो। जिन्होंने अगर इंस्टॉल किया है तो वो काइंडली चैट में बता दे। सर अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम. काइंडली नाम बता दीजिए और साथ में कंडीशन स्टेट बता दीजिए कि क्या है. सर मेरा नाम उर्फ चुघानी है और सर मैंने SPSS तो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उसमें आपने कोई क्रैक फाइल समथिंग कुछ कहा। जी जी तो बिल्कुल. सर क्रैक फाइल मैंने आपके साथ सेंड की है. ये लाइसेंसिंग की है, समझे क्या? सर वो क्रैश फाइल कहाँ पे पड़ा है, थोड़ा वो उनको अगर आप यस सर वो बता दें, क्योंकि सर जो सर बिशारत आपने फाइल सेंड की थी वो ओपन नहीं हो रही। जी, आपको सारों को मेरी स्क्रीन बेटा वो विजिबल है? यस यस सर। ये स्क्रीन पे वो यही वाली SPSS फाइल है, यही वाली फाइल है जिसका मैंने लिंक्स शेयर किया है. इसको हम क्लिक करते हैं. जो टॉप मोस्ट फाइल है ना, ये क्रैक फाइल है. फोल्डर जो है, बाकी फाइल्स हैं जो ऊपर है फोल्डर क्रैक के नाम से, ये क्रैक फाइल है. इसके अंदर मतलब क्रैक फाइल पड़ी हुई है. इसको डाउनलोड करें. यस सर एक मिनट। इसको डाउनलोड करें, ओपन करें. इसके अंदर एक 2 KB की फाइल पड़ी होगी, उसी को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दी. ICERVRC ये जो फाइल है ना, यस सर। ये सारे स्टूडेंट काइंडली चेक करें और कहीं पे इश्यू हो रहा है तो बताएं। इसमें डाउनलोड सारे डाउनलोड करनी होती है, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है वो लास्ट वाली SPS स्टेटिस्टिक एक्जी फाइल और ये क्रैक फाइल, ये दोनों आप डाउनलोड कर लें और इसको रन कर लें. मतलब आप पहले एक्जी फाइल को रन कर लें. जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्रैक को, जिस तरह मैंने बताया कि अपनी C डायरेक्टरी में जाएं, वहां पे IBM खोलें. IBM में स्टेटिस्टिक्स, आगे 25 सर किसके पास? सॉरी तो डिस्टर्ब, जो एक दो स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर लें सर। एक सेकंड. वैसे जो वर्कशॉप्स होती है इस तरह की, इसमें अक्सर जो शुरू के आधा टाइम है ये इसी में कंज्यूम हो जाता है कि किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता, किसी का इंस्टॉल नहीं हो रहा होता, इश्यूज आ रहे होते हैं. तो ये कोई नई बात नहीं है. डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सॉरी सर, हमारी वजह से आपको इनकन्वीनियंस फील हो रही है. नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर। वैसे वो स्टूडेंट्स बेसिक लेवल के है ना, BBA के हैं तो नो इशू. ये हो जाएंगे. जो उसके बाद जब हम सेशन करेंगे इंशाल्लाह वो स्मूथ होगा. प्लीज इंश्योर करें जिन जिन का नहीं हुआ तो वो काइंडली माइक अनम्यूट करके बता दें जिनका नहीं हुआ, ताकि हमें पता चले कि किन किन लोगों के साथ इशू है या कितने लोगों के साथ है.
अगर किसी को इश्यू है तो चैट में पूछे, अगर कोई नहीं पूछ रहा हम ये अज्यूम करेंगे कि आपको कोई इश्यू नहीं है, तो हम प्रोसीड करते जाएंगे। सर ये जो हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। बेटा जिन जिन का इंस्टॉल हो चुका है वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ काइंडली वो हमें बता दे ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों का नहीं हुआ। सर बस आप आगे चले, तो अगर किसी को इश्यू होगा तो पूछेगा। स्टार्टिंग भी है क्योंकि इतना हमें बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहिए। ओके, जैसा कि मैंने बताया, जब हम ओपन करते हैं SPSS, कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं तो वहां पे हमें दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। ये व्यू हमें मिलता है जिस तरह हमने ओपन किया, आप सारे SPSS ओपन करें। इसमें हम थोड़ी सी कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे और हैंड्स ऑन, नेक्स्ट सेशन में हम हैंड्स ऑन पे आ जाएंगे, सारे प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा डेटा व्यू है। नीचे आप अगर देख लें लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे हमारे पास दो व्यूज हैं, दो टैब्स हैं। एक डेटा व्यू जो ओपन है वो डेटा व्यू है, और दूसरा वेरिएबल व्यू। अगर हम इसको न्यू कर लेते हैं तो वेरिएबल व्यू में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, डेटा व्यू में भी हमें क्लियर है, कुछ भी नहीं है। बाकी ऑप्शंस ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, वो तकरीबन वही वाले हैं जो हमारे पास नॉर्मली होते हैं इस तरह की फाइल्स के लिए। जिनकी यूटिलिटीज हैं वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। Before entering the data, I would like to discuss some theoretical concepts, because क्वांटिटेटिव डेटा में हम चीज़ों को मैयर करके उसको पहले चीज़ें हमारी मैयर होती हैं, उसके बाद हम इसको जाके किसी टूल में डालते हैं और एनालिसिस रन करते हैं। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हम क्या मैयर कर रहे हैं। Then what is measurement? The definition in social and behavioral sciences and other sciences, we typically assign number to attribute, people, object or concepts. उसको हम, इस प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट के लिए हम क्यों करते हैं? बिकॉज we have to identify, give identity, we have to magnify, magnitude देना होता है, और we have to know the distance between 2 points, or we want to know the absolute zero of that property or that concept. In SPSS, we deals with 3 types of measurement scales. One is nominal, the other ordinal, and the third one is scales. In scales, we have both interval and ratio scales are counted in scale measure. So what is ordinal, nominal scale? When we assign number, that is only the function of the number is to just identify that event, person or attribute. We call it nominal variable. For example, in gender, we assign 0 to male and 1 to female, or
we can switch over. We can assign 0 to female and 1 to male, or 1 to male, 2 to female. इसके स्विच करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. Secondly, इन जो नॉमिनल वेरिएबल है, नॉमिनल स्केल्स हैं, इस पे हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हम किसी कंट्री का नाम लेते हैं या यस नो. फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शन 0 से हम यस लेते हैं, 1 से हम नो लेते हैं. तो 0.5 से हम हाफ यस हाफ नो कंसिडर नहीं कर सकते. Moreover, there is no relative ordering in the assignment of numeric values to nominal variables. Is it clear? I think this a practice session, all of you should participate to learn something. I'm also, that's why I will learn from you people this as a shared learning. The second category is ordinal measurement scale. That just show the ranking order of participants. For example, when we say that the contestant is first, second, and third, we just know the ranking order. We know the person event as occurred first, the other is second, and the next third, and so on. But we don't know the exact distance between them. Moreover, we cannot perform arithmetic calculation on these ordering. And I want to add that whenever we move from nominal to ordinal to interval scale, we are increasing the number of information we are receiving from the data. In nominal scale, we receive minimum information from the respondents. In ordinal scale, we receive some more information, and in the interval scale, we receive further information. And the last one, the ratio scale, that provides us the maximum information from the respondent. Join ID. All participants are requested to please mute themselves. If they have some question, they may ask, otherwise mute your mics. Okay. As we can see from the graph that the first, second, third, fourth, we don't know the exact distance between the positions, the ordering. And the third one is the scale. In the SPSS, in scales, we combine the interval and the ratio scale. In the metric, all the scales are named in the accumulated in the scale option. Here is the flow chart of data analysis, how we perform data analysis in SPSS or any other software. First, we prepare the code book. Some people may prepare it or not, but in SPSS, before entering the data in SPSS, we produce a code book that is in Excel. We create our data file, and that is again transferred in the SPSS file. Data entry, data screening for errors.
Subsequently, we will understand what are these errors and what is their effect on data analysis. Then exploration of data and graphs. Then we modify our variables for further analysis. We perform two types of analysis. The one in that we see the relationship between variables, that is conducted through correlation, partial correlation, multiple regression, logistic regression, and factor analysis. And the second type, main type of analysis, we compare different groups for different values. For example, t-test, analysis of variance, multivariate analysis of variance, MANOVA, and the last one, ANOVA and ANCOVA. So when we start SPSS, we set it, define our variables. Okay, we come to the variable view. The first column is name. Here we write the name of indicator or the variable. For example, you have a variable that is burnout. We measure burnout with different indicators, different questions. Here, each row represents each question. The name represents how you code your question. For example, it is burnout, then we will write BO1 because it has a number of questions. We will name it with 1, 2, 3, and so on. One thing to remember that SPSS do not accept space, is just accept underscore between in the name column. For example, if you write BO space 1, it will generate an error. It will give an error. The second column is the type of variable. If you click on it, you will find a button that will give you the options of numeric, comma, dot, scientific notation, date, dollar, currency, string, and restricted numeric. But as we are concerned with the quantitative data analysis, so we keep it on numeric. By default, it is on numeric. So when you enter any value other than numeric, SPSS will prompt an error. So keep it on numeric. Sometimes when you need some textual data or mixture of data, then we will select the option of string. But this is rarely used by quantitative researchers. So keep it on numeric. The third column is data of width. That what is the width of your data variable. If you keep it on 1, it will be okay. Otherwise, it may be 2. By default, it is on 8. It counts the number of digits in your data point. For example, in 1000, we have 4 digits. In 100, we have 3. And 10s, we have 10. No, 2, sorry. And in a single digit, we have single. So the number of digits determine the width of your variable. So we keep it on 3 or 2, or our default value is 8. So if you don't disturb it. The fourth column is decimals. Number of decimals after the decimal point. If you want to keep it 0, or if you expect some decimals in your data, then keep it to the required number. The label represents, here you can write your
complete question, or you can left it blank. Values. This actually determine your scale, the prerequisite value you have determined for mentioning your variable. For example, as in the case of gender, you tell the software that 0 is equal to male and 1 is equal to female. Once you tell it, whenever in the gender column the software receive 1, it will consider it as male, and 0 will consider be as male and 1 will be considered as female. Missing values, we will discuss it afterwards when we come to the missing value area. This is the number of columns. It's not relevant. Alignment is not very much necessary. Measure, as we have discussed, that it has 3 options when it depends upon the type of your variable. For gender, for example, we use nominal variable. For education qualification and other variable like this, we use ordinal, in which order is necessary. And rest, our Likert scale and our metric variable, we measure it on scales. I hope you all are doing it along with me, that you are used to the software. Once you have created, as we have created 2 variables, here we see 2 columns. In variable view, we see the data in rows. We see the variable in rows. For example, it's 42. It will appear in 42 rows. But whenever you switch to the data view, it will come in column. Each column represents each variable, and the row represents each respondent. This is called case. Here in data view, each row represents a case, a respondent. Now, we come to the save option. Whenever you want to save it as, when you click save, it will ask for the name. The default file type is star.sav. Please remember that SPSS accept .sav types of files. You can convert it into other type of files from the drop-down menu. For example, TED delimited .dat. These files are used in M+, dots, comma delimited .csv. These files are used in PLS, .xl, that is a normal Excel before 2003, .xlx, that is the normal Excel, current Excel file. When you save, click save, it will be saved. If you want to open, go to new, it will open a data file.
If you want to open a syntax, we will read that what is the function of syntax. Actually, when you use SPSS in the command function, you will use you will write this syntax like the old operating systems DOS type. The third option is output. For every SPSS file, you automatically an output file opens that receive all the results from your analysis. Whatever you run, that comes in the output file. And this is the log, the leftmost column. This is the log of your analysis. Whenever we run it, we will see that there's a long list of your actions, and from that you have to select which result you want to see and which or copy or use in the further analysis. So all of you, please open the data smartphone.sav. Please ensure that all of you have the data file. All participants, please ensure all of you have the data file. Sir Basharat? Yes, sir. Ask them that all of Dear students, have you data file now, which I sent you on WhatsApp group? चैट पे रिप्लाई करें या बताएं? Yes, sir. We downloaded the data. Okay, good. So how many of you have installed SPSS? Please reply. Chat पे reply करें. How many of you have installed SPSS? Sorry. सर SPSS इंस्टॉल कर लिया, लेकिन जो डेटा फाइल है स्मार्टफोन वाला वो ओपन नहीं हो रहा. ओपन नहीं हो रहा. तो आपने सही इंस्टॉल नहीं किया होगा. ओपन हो रहा है आपका? फाइल्स आर वर्किंग. सब के वर्क कर रहे हैं. अच्छा, रिदा, आपके फाइल ओपन हो रहे हैं SPSS वाले, CSV एक्सटेंशन वाले? The files are working. Okay, can you guide some other students who may directly contact you if they are facing any issue? Or it's better to talk here if you are facing any issue. यार बोलो आप लोग तो इतने खामोश हो, लगता है बस मैं अपने आप के साथ ही बोल रहा हूँ. सर बेसिकली जो आपने फाइल्स भेजे थे ये भी वही फाइल्स हैं मेरे पास, तो चल रहे हैं सर, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हैं सर. हाँ वही स्मार्टफोन वाले दो फाइल्स थे, एक में मिसिंग डेटा के साथ था, एक विदाउट मिसिंग कंप्लीट डेटा के साथ है. पार्टिसिपेंट्स, अगर आप लोग सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वर्कशॉप का मजा नहीं आएगा, ना आपकी लर्निंग होगी, ना हम ये चीज सीख सकेंगे. और सर नहीं हो रहे हैं ओपन. तो वो बेटा काइंडली अपने इश्यू डिस्कस करें ना यहाँ पे. कह रहे हैं हमने बहुत कुछ नहीं सीखा. सर मैंने थोड़ा ही सीख पहले भी कहा कि वो open नहीं हो रहे थे, और कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे ना ओपन नहीं हो रहे हैं. पता नहीं क्या इशू है फिर.
ओके, वो आप अपनी स्क्रीन यस सर, सेम ओपन नहीं हो रही। आप लोग सर ओपन हो तो रहे हैं, शायद किसी ने SPSS डाउनलोड नहीं किया, उसी वजह से उनके ओपन नहीं हो रहे होंगे। ये तो इशू होगा। फिर अगर SPSS डाउनलोड नहीं है तो वो तो फाइल कभी भी नहीं खुल सकती जी। मोबाइल यहाँ पे बैठ के मैं 1 बाय 1 सब से पूछना चाहूंगा। काइंडली मेहताब सहर, महताब सर, सॉरी महताब सर, yes Komal, okay Komal, you tell me what issue are you facing? Tell me the exact issue that you are facing. तो पहले इशू था, आप नहीं है। माइक इशू है सर। अब्दुल बासित, सर जी। मैंने जी बोले। डू यू हैव द डेटा फाइल? सर जो मैं समझा हूँ, काफी स्टूडेंट्स ने जो है ना SPSS इंस्टॉल नहीं किया, इसकी वजह से उनके फाइल्स ओपन नहीं हो रहे। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कर लिया है, उनके ओपन हो रहे हैं। जी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब क्योंकि ये तो हैवी है, लिंक के बगैर ये जाता नहीं है, नॉर्मल ईमेल में ये नहीं जाता। वो लिंक मैंने सबको भेजी थी। अब असल में थोड़ा सा ये इशू अपनी जगह पे इसलिए भी आ रहा है कि ये एक ऑनलाइन सेशन है ना, और मैंने तो लिंक सबको भेजी थी, पर बच्चों ने पता नहीं क्यों डाउनलोड नहीं की पहले। इसलिए मैं लिंक भी है, SPSS भी है, लेकिन शायद मेरा इंटरनेट का इशू है पॉसिबली। चले मैं अब बारी बारी सब बता दे काइंडली कि सर आप कंटिन्यू करें, हम समझ रहे हैं। सर उससे इंस्टॉल नहीं हो रही थी सर। अब सर अब यही सर ऑप्शन है कि सर आप आहिस्ता आहिस्ता समझाते जाए, और बच्चे आप काइंडली प्रोसेस को सारे उसको समझे। बाकी SPSS इंस्टॉल करके वो प्रैक्टिस तो आप बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल सारे प्रोसेस को समझते जाए। सर प्लीज आप ये सेशन की रिकॉर्डिंग आप सेंड कर दीजिएगा फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वो कर दी जी। ओके सर। आप फोकस करें लर्निंग पे। यहीं पे कोई इशू हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यही चीज आप दोबारा बाद में रिकॉर्ड लेक्चर सुनेंगे। तो फिलहाल कहीं प्रोसेस में समझ में कोई बात नहीं आ रही तो पूछते जाए। ओके। As I told you, that file type is .sav. Now we will learn that how we can merge different files. Sir Basharat, is it necessary to tell them? या हम सारे बस जो आपने रिग्रेशन वगैरह का बोला था उसी पे फोकस कर लें? यार उसी पे फोकस करें, क्योंकि ये बेसिक बिगिनर है, तो काफी चीजें अगर हम करेंगे तो शायद ये उनको समझ ना आए। नहीं, बिगिनर्स तो हैं, लेकिन अगर इनको ये चीजें क्लियर होगी, स्प्लिट फाइल कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, केसेस कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये स्मूथली उसको फिर बाद में उस चीज को कर सकेंगे, क्योंकि ये SPSS सेटअप में आता है ये। अच्छा चले सर, फिर वो करवाएं सर। Okay guys, for merge files we will learn how we will merge different files. For merge files you should have a common identifier in your data. मीन कि आपके डेटा में एक ID का जो वेरिएबल है वो होना चाहिए। जो आपके साथ मैंने डेटा शेयर किया है इसमें ID के वेरिएबल नहीं है। तो अगर इन केस को ये ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास ID वेरिएबल नहीं है, तो आप ID वेरिएबल कैसे जनरेट करेंगे? आप नंबर ऑफ केसेस देखें, हमारे पास 99 है। सिंपली आप वेरिएबल व्यू में जाएं, यहाँ पे आप इंसर्ट वेरिएबल करके उसको। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी,
जी कि जी आइटम्स, ये जो टर्म्स यूज कर रहे हैं हम, आइटम्स या केसेस या को, इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए सर, जी जी क्योंकि मे भी कुछ स्टूडेंट्स को पता ना हो सर। ठीक है। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन। जब हम दो फाइल्स को मर्ज करते हैं, आपका डाटा डिफरेंट फाइल्स में पड़ा हुआ है, या कुछ केसेस आपने एक फाइल में रखे हुए हैं, कुछ केसेस जब बाद में आपने कलेक्ट किए तो उसको दूसरे फाइल में रखा हुआ है, दो अलग अलग जगहों पे या दो अलग अलग फाइल्स में आपका डाटा किसी भी फॉर्म में पड़ा हुआ है। वो फॉर्म्स हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह के होते हैं। तो उनको मर्ज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपके पास एक कॉमन आईडी फाइल आइडेंटिफायर होना चाहिए उस डेटा में, दोनों डेटा में जो कॉमन चीज है। तो जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें आईडी कॉमन होती है। ये आईडी हम मर्ज क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल हम दो वेव्स में डेटा कलेक्ट करते हैं, एक दफ़ा एक रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया, फिर कुछ वेरिएबल्स का बाद में कलेक्ट किया। तो जब हम उन फाइल्स को कंबाइन करते हैं तो हम मर्ज फाइल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास होना चाहिए एक कॉमन आईडी इसकी होनी चाहिए। कॉमन आईडी क्रिएट करने के लिए आप कोई भी नॉर्मल एक्सेल फाइल खोलें, या आप नॉर्मली इधर लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखना अगर ज़्यादा केसेस हो तो मुश्किल होता है, इसलिए आप जनरेट कर लें कोई भी। फॉर एग्जांपल हम आईडी नॉर्मली हम इस तरह देते हैं 111 112 सीरीज में होती है, इस पे हम 99 केसेस की आईडी जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 99 केसेस हैं, इसलिए हम 99 केसेस की आईडी जनरेट करके सिंपली आप फर्स्ट रो पे आईडी की फर्स्ट रो पे आके पेस्ट कर लें। सॉरी मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हुई। पेस्ट, तो ये आईडी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अभी ये चीज़ें पहले से हो चुकी होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अभी दोबारा किए ताकि आपको पता लगे कि आईडी ऐसे जनरेट होती हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं ऊपर, जो हमारे मेन्यूज हैं इसमें हम डेटा व्यू पे जाते हैं। डेटा पहला फाइल है, दूसरा एडिट है, तीसरा व्यू है, फोर्थ नंबर पे जो है वहां पे हम जाते हैं डेटा व्यू। यहाँ पे हम दरमियान में आप देखेंगे तो मर्ज फाइल का ऑप्शन आता है। जब आपको मैंने बताया कि आप दो तरीके से डेटा ऐड कर सकते हैं, या नंबर ऑफ केसेस बढ़ा सकते हैं जिनमें आईडी फिर वो नहीं रहेगी, आईडी कुछ और होगी, सिमिलर डेटा होगा, लेकिन एक सेकेंड इधर आसान हो रही है, थोड़ा सा वेट।
ओके गाइस, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हम दो टाइप्स की फाइल को ऐड कर सकते हैं, या हम केसेस मजीद बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस फाइल में हमारे पास 99 केसेस हैं, सेम इसी तरह का डेटा हम मजीद, हमारे पास केसेस हैं जिसको हमने किसी और फाइल में सेव किया था, तो उसके लिए आइडेंटिफायर का होना लाजमी नहीं है, लेकिन बाकी वेरिएबल्स हमारे यही हैं, तो हम उसको ऐड केस के ऑप्शन से मर्ज कर सकते हैं। और सेकंड केस में फॉर एग्जांपल हम दो रोज में डेटा इकट्ठा करते हैं। फर्स्ट रो में हम रिस्पोंडेंट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा इकट्ठा करते हैं, और सेकंड रो में डिपेंडेंट और मीडिएटिंग मॉडरेटिंग जो वेरिएबल्स आप लोग को समझ होगी उनका डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो जब वो अलग अलग फाइल्स में हमने सेव किया होता है, जब हम उसको ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड मर्ज फाइल में जाके ऐड वेरिएबल के नाम से उसको ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, इसमें हम एक नया वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे डेटा व्यू में, मर्ज फाइल, ऐड वेरिएबल, select a data set from the list that opens from a file to merge with an active data set। हम उसको ओपन डेटा फाइल से भी कर सकते हैं, या कहीं पड़ा हुआ हो तो वो निचले वाले ऑप्शन से, लोअर ऑप्शन से हम जाके ब्राउज करके वो वहां से देख के भी मर्ज कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी वो ओपन है, आइडेंटिफायर उसमें, आईडी उसमें भी है, दोनों में। ये आपसे यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 1-to-1 merge based on file order, but 1-to-1 merge based on key value। और हमारी की वैल्यू जो आपको मैंने कहा कॉमन आइडेंटिफायर होना चाहिए, वो हमारा यहाँ पे है आईडी। ओके करेंगे तो हमारे जो मिक्स वेरिएबल था उसमें बर्न आउट की 6 इंडिकेटर्स थे, बर्न आउट के सेम आईडी के साथ। जब हमने उधर मर्ज किया तो आप ये देख लें कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, BO1, BO2, BO3, और उसी रिस्पोंडेंट के सामने शिफ्ट हो गए। अभी दूसरा तरीका ये है कि अगर आप मर्ज फाइल ऐड केसेस करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो एक और फाइल है जिसमें आप मजीद केसेस कलेक्ट किए हुए हैं, हम प्रैक्टिस के लिए सेम फाइल को ही मर्ज करेंगे। स्मार्टफोन मिसिंग वैल्यूज, उसमें तकरीबन कोई 240 का करीब डेटा है, इसमें 99 है, तो आप देखेंगे कि ये मर्ज हो जाएंगे। ये वेरिएबल्स आप यहाँ से सेलेक्ट करके इनको यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट करके 1 by 1 भी शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर लास्ट शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाले को सेलेक्ट करें, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और उनको आप शिफ्ट करें। तो ये एक दफा फिर मैं आपके लिए कर लेता हूं। ये यहाँ पे है इस तरह, फर्स्ट को सेलेक्ट करके, क्योंकि हमने सबको लेके आना है, फर्स्ट को सेलेक्ट करें, लास्ट वाले को सेलेक्ट करें। ये जो एरो आपको नजर आ रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स द अदर बॉक्स, ये आपको बता रहा है कि या इसमें सेम वेरिएबल ऑलरेडी है, क्योंकि हमने वो 2 दफा शिफ्ट किया था। ये ऑलरेडी शिफ्टेड है, इसको हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्मार्टफोन
वाले पहले जो हमारे पास 99 वैल्यूज थी, अब वो 99 240 जो दूसरे में थी तो उसके साथ ऐड हो गई। 249 48 थी जिसमें वैल्यूज, तो उसके साथ ऐड होके ये 349 वैल्यूज बन गई हैं। ये इस तरीके से स्लाइड में भी मैं आपके साथ शेयर्स भी कर लेता हूं। इसके अलावा अगर आप फाइल्स को स्प्लिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फाइल्स हैं आपने किसी फाइल को दोबारा खोलना है, ओपन में जाएं, डेटा में जाएं और स्मार्टफोन ऐसे भी, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं करना चाह रहा था तो इस वजह से एज इट इज मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अभी दोबारा हम इसमें वो वेरिएबल आईडी का जनरेट करेंगे कि वो मैंने डिलीट कर दिया था। अनस बंद करो, ये पेस्ट करें आईडी। ओके, हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। स्प्लिटिंग हम किस बेस पे करते हैं? किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल जेंडर है, मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा जेंडर की बेस पे मुझे स्प्लिट नजर आए, मेल का डाटा मुझे अलग नजर आए और फीमेल का डाटा मुझे अलग ग्रुप में नजर आए, या उस पे जो हम एक्शंस करना चाहते हैं वो अलग अलग से डाटा पे हो। तो मैं डाटा व्यू में जाता हूं, तो फोर्थ वन डाटा व्यू, लास्ट में तकरीबन आता है स्प्लिट फाइल के नाम से एक ऑप्शन, स्प्लिट केसेस बाय। तो वो हमारा जेंडर के बेसिस पे हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। बाकी हम कुछ नहीं करना इसके साथ। हेलो, हाँ सॉरी आवाज नहीं आ डॉक्टर साहब, मैं साइड पे नेट का कोई इशू आ गया, सारे डिस्कनेक्ट हो गए, सबको दोबारा कनेक्ट करवा दें। अच्छा, ठीक है। मैं कनेक्टेड है, दूसरे स्टूडेंट कनेक्टेड है सर। कनेक्टेड है? जी जी, अच्छा ठीक है, मुझे तो नजर आ रहे हैं सारे। बस सही सही, वो मुझे Yes, so we are connected, sir. ओके, Yes, sir, we are here. थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ओके, हम जाते हैं स्प्लिट फाइल्स लास्ट थर्ड, वहां से हम ऑप्शन में जाते हैं सर स्क्रीन शेयर करें सर। ओके ओके। Is it visible now? यस सर। Okay. Yes, For sir. splitting data file on the basis of any variable, normally we do it on the basis of categorical variable like gender, ethnicity, country, religion, or any other categorical variable. On the basis of categorical variable, if you want to split our data, then we go to the data. Excuse me, sir. Sir, you are not audible at all. Let me check.
लेक्चर जो होंगे वो रिकॉर्डेड वो आप सुनेंगे। बाकी मेन चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। Yes, sir, you're right. एक्सक्यूज मी सर, Am I audible? मल्टीवेरिएट एनालिसिस सर समझाएंगे आज, क्योंकि मेरी स्टडी सर मल्टीवेरिएट। वो तो बाद में, पहले बेसिक सीख लें फर्स्ट। Hello, are you here? यस सर। Screen share? Screen is visible? यस सर। ओके, सॉरी यार, हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या वजह हो गया आज, तो नेट का प्रॉब्लम आ गया, अदरवाइज होता तो कहीं नहीं है इस तरह। ओके, वी वर हियर, वी वांट टू स्प्लिट द फाइल्स, गो टू द डाटा मेन्यू, here you will find two options for split files. The first one is split into files, and the second one split files. For splitting data files within this file, मतलब आप इसी फाइल के अंदर डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट फाइल्स ऑप्शन में जाएंगे, स्प्लिट फाइल। और अगर आपने डाटा को अलग अलग फाइल्स में बना के सेव करने के लिए तो आप स्प्लिट इनटू फाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारा कंसर्न स्प्लिट फाइल्स है क्योंकि हम डाटा को इसी फाइल में रखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी सेलेक्ट द स्प्लिट फाइल ऑप्शन। The first option, analyze all cases, do not create groups. लेकिन हमारा यहाँ पे हम ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसलिए हम किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो जेंडर के बेसिस पे। जेंडर को हम वहां से सेलेक्ट करके इस एरो से यहाँ पे लेके आएंगे। आप इधर देख रहे हैं कि एरो का डायरेक्शन अभी रिवर्स हो गई है। अब आप इसको वापस लेके जाना चाहते हैं तो आप इस तरह वापस ले आए, अदरवाइज आप दोबारा इसको ले आए। क्लिक ओके। Now you will see that your data has been sorted on the basis of gender. We have two types of genders, 0 and 1. So the data has been sorted, and you see the change from here. The gender column, you see all 0 on the top and all 1s on the bottom. And the IDs, previously the IDs were in the sequence 111, 112, but now as the data has been sorted on the basis of gender, so the ID has been changed accordingly. This is just the change in sorting, not the actual cases. और अगर आप इसको दोबारा सेम स्टेट में लेके आना चाहते हैं तो आईडी कॉलम को क्लिक करें, सॉर्ट असेंडिंग करें, तो आपको डाटा उसी व्यू में नजर आ जाएगा। Is it clear to all of you? Yes sir. Yes, sir, it's clear. ये सारी चीजें इन स्लाइड्स में भी हैं, मैं स्लाइड शेयर भी कर लूंगा, आप इससे भी इस बाद में सीख सकते हैं। सर बशारत। यस सर। बच्चे ब्रेक करेंगे या कंटिन्यू करें? सर और कितना चलेगा सेशन सर? सेशन तो अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 2 बजे ब्रेक करें? ठीक है, 2 या 2:30 बजे करते हैं ब्रेक सर। ठीक है, ठीक है सर। नाउ जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास वेरिएबल्स किस उसमें मेयर्स में होते हैं, वो हमने लाजमी उसको देखना होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जेंडर नॉमिनल वेरिएबल है, नॉमिनल सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आप बाकी देखें तो ये नॉमिनल वेरिएबल में ही सेलेक्टेड है, जिसकी वजह से बाद के एनालिसिस में इसका थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आपका डाटा किस सीक्वेंस में है या कौन से वेरिएबल्स आप किस मेयर पे ले रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सबसे पहले इनकी स्केल्स को करेक्ट कर लें।
तो क्योंकि ये हमारा लेकेट स्केल है, लेकेट स्केल को हम स्केल में काउंट करते हैं, तो ये इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आप किसी एक को सेलेक्ट करें, उसको कॉपी करें और फिर सबको सेलेक्ट करके पेस्ट कर लें। सॉरी, कॉपी पेस्ट, सारे चेंज हो गए। अगर जब फर्स्ट टाइम पे आप करेंगे तो आपसे ये इजीली नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप इजीली कर सकेंगे। दूसरा, ये वेरिएबल्स हमने वैल्यूज असाइन करने होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह जेंडर को हमने 1 2 कह दिया, अभी इस यूज में और बाकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनमें से सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आपका जो 1 आता है उससे क्या आप कंसिडर करना चाहते हैं, 2 आता है, 3 आता है, 0 कोई भी वैल्यू आती है उससे आप क्या कंसिडर करते हैं। इसलिए हम इसको नॉर्मली हमारा लेकेट स्केल 5 पॉइंट पे होता है, ये इस डेटा में भी हमारा 5 पॉइंट पे है, तो इसलिए हम वैल्यूज असाइन करेंगे। 1 हम असाइन करते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री। नॉर्मली आपने देखा होगा ऐसे ही होता है। 2 हम असाइन करते हैं डिसएग्री को। 3 हम असाइन करते हैं न्यूट्रल को, NU नॉर्मली लिखते हैं, आप जो भी लिखना चाहें। 4 हम असाइन करते हैं एग्री को, और 5 हम असाइन करते हैं स्ट्रांगली एग्री। ये आपने एक पे कर लिया। अगर सारे वेरिएबल्स आपके इसी स्केल के हैं तो जस्ट सिंपली प्रीवियस प्रैक्टिस की तरह कॉपी करें, फिर इस एक को सेलेक्ट करके ड्रैग करें, सॉरी ऐसे सॉफ्ट ड्रैग करें, और जहां तक आपके वेरिएबल्स इस स्केल के मुताबिक हो, क्योंकि लास्ट 4 जो हमारे वेरिएबल हैं वो कंपोजिट वेरिएबल हैं, वो स्केल पे नहीं है। जब ये लाइटेड हो गए, राइट क्लिक करें और सॉरी पेस्ट कर लें, साथ साथ में सेव करते जाएं। ओके, अभी हम देखेंगे कि जब हम डेटा हमारे पास आता है, जैसे हमने शुरू में बात की, तो हमारे पास डेटा की स्क्रीनिंग, डेटा रफ फॉर्म में होता है जो एनालाइजेबल नॉर्मली नहीं होता, हमें इसको क्लीन करना होता है। क्लीन डेटा से क्या मुराद है? क्लीन डेटा से ये मुराद है कि अगर पॉसिबल हो तो नॉर्मल हो, उसमें आउटलायर्स ना हो। अभी आउटलायर क्या चीज है? Barnett and Levins 1994 says that observation or subset of observations which appears to be inconsistent with the remainder of the data. सारी दुनिया, आप फॉर एग्जांपल एज को लेते हैं, आपने टारगेट किया है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स की एज क्या हो सकती है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की 19 से 30, मैक्सिमम 35। और लेकिन आप देखते हैं कि आप उसमें से कुछ रिस्पोंडेंट्स आपके अबव 40, 45, 50 के भी हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ आउटलायर है इन टर्म्स ऑफ एज। या आप मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल्स के स्टूडेंट से डेटा लेना चाहते हैं, और आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स, MS, PhD लिखी होती है। तो इन टर्म्स ऑफ, इन कंपैरिजन टू द एंटायर डेटा, those data points are supposed to be outlier. They are different from the rest of the data. Similarly, Veradicki and Crox 2008 says the presence of outliers in any data set can seriously distort the regression coefficient estimation, hence leading to unreliable results. जैसे मैंने बात की कि आप डेटा लेते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स से, और वो
रिगार्डिंग सोशल मीडिया एक्सपीरियंस के हो, आप उनसे डेटा लेते हैं। जब उसमें से कुछ रिस्पोंडेंट्स आपके 40-50 के हो, तो डेफिनेटली उनका जो व्यूज हैं वो यंग स्टूडेंट्स से डिफरेंट होते हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो जब आप रिग्रेशन रन करेंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशंस को देखेंगे, तो वो जो आउटलायर वैल्यूज हैं वो उस एनालिसिस को डिस्टॉर्ट करेंगे, वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि before running an analysis you should remove the outliers. But how you will detect the outliers in your data? That's the question. Excuse me, sir. Sir. जी प्लीज। सर आपसे पहले मेरी डिस्कशन हुई थी पे व्हाट यू वांट रिसर्च, मेरा टॉपिक था। जी। तो सर उसमें जो मैंने डेटा कलेक्ट, तो उसमें सर जो प्राइस है वो मोस्टली 500 to 3000 के बीच में है, लेकिन एक आउटलायर है जो मतलब कि 20,000 रुपीज पे कर रहा है। अब शायद उसने वो मतलब कि गलती में लिख दिया है या मतलब वो वाकई 20,000 पे कर रहा है, लेकिन ये एक आउटलायर है सर। तो सर मैं इसको मतलब कि अपनी स्टडी में से रिमूव कर दूंगा। हाँ, वो रिमूवल आप देखेंगे कि आउटलायर एक तो ये कि आपका डेटा मतलब एक्सट्रीम पे वो स्टैंड अलोन टाइप है, तो डेफिनेटली आप उसको रिमूव करेंगे। इसकी ये रीजन भी हो सकती है, जिस तरह आपके केस में है, लाजमी नहीं है कि वो सीरियसली 20,000 और 40,000 देना चाहता हो सकता है उन्हें वो मजाक में लिख दिया हो। ओके, so now we will discuss the ways to detect outlier, because आपके पास इतना सारा डेटा है, 400 लोगों का, 500 लोगों का, 200, इवन के 100 लोगों का भी डेटा है। तो उसमें आप आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इतने बड़े डेटा सेट में कि किस किस केस में कहाँ पे आउटलायर्स हैं। तो the simplest way to detect outlier is to generate frequency distribution. frequency distribution में हम जाते हैं, यहाँ पे लिंक कैसे करेंगे? हेलो जी, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहाँ से जा सकते हैं? हम जाते हैं मेन्यू से एनालाइज। मोस्टली आप देखें कि आपके 3 मेन्यू ज़्यादा यूज़ होंगे SPSS में। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा एनालाइज का यूज़ होगा। पार्शियली आपका जब आप सेटिंग करेंगे तो डेटा व्यू यूज़ होगा और ट्रांसफॉर्म का। अदरवाइज मोस्टली आपका एनालाइज व्यू यूज़ होगा, और सारे टेस्ट जो आपके हैं वो यहाँ पे एनालाइज में है, और थोड़ा बहुत फाइल मेन्यू, बाकी बहुत कम आप यूज़ करेंगे। तो हम जाते हैं एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव्स में। साथ साथ में आपका हो रहा है, जब आप डिस्क्रिप्टिव्स करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो यही तरीका है। डिस्क्रिप्टिव्स में जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमारे पास उस तरह का कोई केस नहीं है, लेकिन हम वही वाला तरीका है कि 1 से लेकर नीचे आते हैं और लास्ट पे क्लिक शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं, तो सारे वेरिएबल सेलेक्ट हो जाते हैं और उनको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम जस्ट आउटलायर चेक करने के लिए, सिर्फ अभी आउटलायर हम चेक कर रहे हैं, बाकी चीजें बाद में हम करेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम पे हम क्लिक करते हैं, कंटिन्यू, ओके। तो ये जो सबसे पहला जो टेबल है फ्रीक्वेंसीज का, इससे आप देख सकते हैं कि आपके आउटलायर्स कौन कौन से हैं, और मतलब वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम बताएगा। तो जिस तरह आपका 5 पॉइंट स्केल है, तो वो 1 to 5 हो सकता है, उसमें ना 0 आ सकता है ना 6 आ सकता है। तो जब आप उसको बर्ड आई व्यू से देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें आपको कुछ केसेस थोड़े से उस रेंज से ज्यादा नजर आते हैं। जिस तरह के केस ये वाला जिसमें यूज 5 जो है, इसमें एक मैक्सिमम 5 है, जो कि पॉसिबल नहीं है।
हो सकता है ये डेटा एंट्री के टाइम 5 लिखते हुए 55 लिख दिया गया हो। इसी तरह हम आगे जाते हैं इस वाले में, ईज ऑफ EOU6, यहाँ पे हम देखते हैं 33 नजर आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि 3 लिखते हुए डेटा एंट्री के टाइम 3 लिखते हुए 33 लिख दिया गया हो। बाकी चीजें सही है, लेकिन ये वाली जो चीज है ये इसलिए ज्यादा मतलब क्योंकि ये मैट्रिक वेरिएबल है, हमने उन वेरिएबल्स को कंबाइन करके उनसे वेरिएबल बनाया है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू भी मतलब 1 से कम नहीं होनी चाहिए और 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ केसेस में ज्यादा इसलिए है कि वहां पे वो जो 55 था 33 था वो उसमें ऐड हो गया। जिस तरह आप ये देखते हैं मिनिमम उसका 2 है, मैक्सिमम 5 है, वही जो 1 to 5 रेंज है उससे बाहर नहीं जा सकता। ये सिंपलेस्ट तरीका है, लेकिन बहुत सी चीजों में आपको ये सिंपली आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके जो जिस तरह अभी फहद ने डिस्कस किया है कि प्राइस है, इसने प्राइस ओपन ली थी, या आप एज लोगों से ओपन मांगते हैं या वेट किसी का करते हैं ओपन, हर कोई लिखता है, कोई कहता है मैं 39 kg का हूँ, कोई कहता है 50 kg का हूँ। इसी तरह एज आप लोगों से पूछते हैं, इसी तरह प्राइस आप ओपन पूछते हैं। उसमें आपके लिए फॉर एग्जांपल उसकी मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम 60,000 है, तो ये वैल्यूज तो आपकी रेंज में है, लेकिन आउटलायर हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो 60,000 है वो मैक्सिमम लोगों का है या किसी एक आध बंदे का है। इसलिए हम आउटलायर्स को डीपली डिटेक्ट करने के मेथड्स देखते हैं। अभी आउटलायर्स कितने किस्म के होते हैं? आउटलायर जिस तरह हमने डिस्कस किया, आउटलायर्स वो वैल्यूज होती हैं जो बाकी जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, जो आपका एवरेज जो डेटा है उससे स्टैंड अलोन है, एक साइड पे है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये 2 तरह की आउटलायर्स होती है, एक होती है यूनिवेरिएट आउटलायर्स और दूसरी होती है मल्टीवेरिएट आउटलायर्स। व्हाट इज यूनिवेरिएट आउटलायर? यूनिवेरिएट आउटलायर वो आउटलायर है जो किसी सिंगल वेरिएबल में हो, मतलब आपका डेटा के सिंगल वेरिएबल सिंगल रिस्पोंडेंट की तरफ से आउटलायर्स आ रही हो तो वो होती है यूनिवेरिएट आउटलायर। जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स रिस्पोंडेंट में वेरिएबल्स में आउटलायर्स हों तो वो मल्टीवेरिएट आउटलायर्स, और दोनों को डिटेक्ट करने के तरीके डिफरेंट हैं। हम जाते हैं यूनिवेरिएट आउटलायर्स में। Tabanchik and Fedel 2007, they suggest that univariate outliers can be identified on the base of standardized value with a cutoff value of plus minus 3.29. I hope you all know the standardized and unstandardized values. Sir Basharat? हेलो सर बशारत। सर ये चीजें बच्चों को क्लियर नहीं कराई गई थी, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू और अनस्टैंडर्डाइज्ड क्लियर है, मैं इस पे टाइम जाया ना करूं। चलिए सर आप इसको छोड़ते हैं फिलहाल, आप नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो हम स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज जब लेते हैं सबकी, तो उसके जब हम उसको सॉर्ट करते हैं तो प्लस माइनस 3.29 से ऊपर या नीचे, मतलब प्लस में होंगी तो ऊपर होंगी और माइनस में होंगी तो नीचे होंगी, तो इस रेंज से बाहर जो वैल्यूज होंगी वो हमारी आउटलायर कंसिडर की जाएगी, यूनिवेरिएट आउटलायर। हाउ यू विल डू दिस? सबसे पहले हम SPSS में एनालाइज में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स में हम ऑल वेरिएबल्स को मूव करते हैं दूसरे कॉलम में, स्टेप स्टैंडर्डाइज का ऑप्शन क्लिक करते हैं और
वो हमारे पास आउटपुट आ जाती है. हाउ वी विल डू दिस? लेट्स डू दिस इन दिस वे. First of all, we will select analyze. The second option, that is descriptive statistics. We will, from arrow, we will select this descriptives. Descriptive statistics, we have multiple options. The first one is frequencies. The second one is descriptives. We will select the descriptives. Except ID, we will move all our variables into the right side, the variable window. We are not interested in any other option. In the bottom, we can see a checkbox, save standardized values as variables. We will check it and OK. All your variables, and we change to the standardized form. You can see now Z, every variable, every value of your data has been standardized, and with name Z has been added with its name automatically. Now for detection of outlier, you need to sort it ascending or descending. We have sorted in ascending order. Now we will sort it in descending order. To detect any value beyond the 3.29 plus minus 3.29 limit. ठीक है, जब हम इसको सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग में करते हैं तो मिनिमम वैल्यू हमारे ऊपर आ जाती है, और जब डिसेंडिंग करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है. तो इस वेरिएबल में हमारे पास कोई आउटलायर नहीं है. इसी तरीके से हम इसको करते हैं, सबको हम बारी बारी करेंगे, कोई इसमें भी नहीं है. इसको पहले किया डिसेंडिंग में, अभी असेंडिंग में करेंगे, इसमें भी नहीं है. इस तरीके से सॉरी, नेट का इशू फिर आ गया था. आर यू लिसनिंग? यस सर. ठीक है, हम उसको सॉर्ट करते हैं. तो ये वाली जो वैल्यू है 9.7, ये एक आउटलायर हमें शो कर रही है, और ये केस नंबर है 134. So you need to write down 134, case number 134, because in thesis you need to mention this, that which of the cases you have deleted or removed due to the reason of outlier. Similarly, हम इसको ascending में देखते हैं, ascending, descending. This value is a 3.1. This is not an outlier, just touching but not. आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं या बस जस्ट देख ही रहे हैं इसको? ZO5 में केस नंबर 140 is an outlier. Case number 140 again, that is an outlier on
EOU4. इसी तरीके से सारे केसेस डिटेक्ट करके हम राइट डाउन करेंगे। और उन केसेस को हम रिमूव करेंगे अपने डाटा से। अगेन प्लीज। I think there is some problem in internet. That's why it is disconnecting again and again. Yes sir, there is little bit internet issue at your end. वैसे कभी हुआ नहीं है लेकिन आज हो रहा है। I don't know why. नहीं Okay, Dr. Basharat. डॉक्टर साहब। Yes sir, जी सर। सॉरी यार, आज कुछ ज्यादा ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। Okay, It's okay sir. You have to note down those cases in which you observe the outliers. Then these are the univariate outliers. This is the way how you detect outliers in your data. Simply you can delete those cases, but as we have seen that these outliers are some erroneous mistakes in the data entry, and that was लगता है डॉक्टर बशारत पार्टिसिपेंट्स भी बोर हो गए, कम भी होते जा रहे हैं। सर जी सर क्या लिकर्ट स्केल में भी मतलब आ सकते हैं ये आउटलायर सर? अगर कोई मतलब एक ही ऐसा हो जिसने मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री किया है तो वो क्या वो भी आउटलायर होता है सर? अगर वो स्टैंड अलोन है तो वो आउटलायर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि 1 to 5 में आउटलायर जब हम उसको, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ मीन और एवरेजेस अकाउंट होते हैं, तो वो इतना होता नहीं है। फॉर एग्जांपल सारे अगर 4 पे एक 1 पे हो गए तो उनका मीन तो 2 3 ही आएगा ना, तो वो आउटलायर नॉर्मली नहीं होता। आउटलायर उन केसेस में होता है ये ओपन मैट्रिक जो आपके वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप ओपनली मेजर करते हैं, या ऐसे वेरिएबल जो इरोनियसली आप डेटा एंट्री के टाइम, जिस तरह मैंने आपको बताया 5 की बजाय 5 इंटर हो गया है, 3 हो गया है, तो वो आपको बताते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स आपके मतलब आउटलायर्स में काउंट हो रहे हैं। क्योंकि जब आप डेटा एंटर करते हैं और आप उसको इस तरह स्क्रीन आउट नहीं करते, you don't know the values in between the data points, so they may spoil your analysis. That's why you need to detect them and delete them. Okay, multivariate outliers, the outliers that are in multiple variables for a single case or multiple cases. तो उसको डिटेक्ट करने का तरीका क्या है? इसको डिटेक्ट करने के 2 तरीके हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन हम 2 देख सकते हैं, 2 देखेंगे। द फर्स्ट वन इज महालनोबिस डिस्टेंस T2, और ये क्या चीज होती है? द डिस्टेंस ऑफ अ केस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग केसेस। और सेंट्रॉइड अभी क्या है? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट क्रिएटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मीन्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। जब आपके सारे वेरिएबल्स हैं उनका आप मीन
निकलती तो नॉर्मली इस तरह नहीं है, लेकिन जब आप उनको मीन करते हैं और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस वहां पे उससे जो आपका कुछ पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं तो उसको उस डिस्टेंस को कहते हैं महानलाबिस डिस्टेंस। और क्योंकि महानलाबिस एक स्टैटिस्टिशियन था, उन्होंने ये टेस्ट मुतारिफ कराया, तो दैट्स व्हाई इसका नाम वही महानलाबिस